नमस्कार दोस्तों। अन अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यदि आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट प्राप्त होता है। अन अकेडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आई एम एन पी शुक्ला, चेयरमैन ऑफ अपेक्षा IAS प्रयागराज। आई एम गाइडिंग सिविल aspirants फॉर द last 17 years for polity and constitution for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirant. Teaching and reading is my hobby, my passion. यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो देश के टॉप फैकल्टी से परिचित होने का, उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस का लाभ लेने का एक बड़ा अवसर आपको मिल सकेगा। जैसे सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह, आशीष मलिक, इनसे जुड़ने का, इनके साथ इनके नॉलेज और एक्सपीरियंस का लाभ लेने का एक बड़ा अवसर आपको मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपने सिविल सर्विसेज का जो आपका एक ड्रीम है उसे आप आसानी से अचीव कर सकेंगे। अन अकेडमी जो है वो 15,500 से अधिक कोर्सेस उपलब्ध कराता है, और ये लाभ, ये कोर्सेस आपको तभी मिल पाएंगे जब आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे, अन अकेडमी से आप जुड़ेंगे। और यदि आप जुड़ते हैं तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NCERT समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्सेस, ये तमाम सारे कोर्सेस आपके लिए सुलभ हो जाएंगे। यदि आप अन अकेडमी के प्लस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उसके प्लस कोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल का एक बड़ी बेनिफिट आपको मिलेगी, जिसकी फीस 1 महीने की 9,000 रुपये है, 3 महीने की फीस 22,500 रुपये है, 6 महीने की फीस 40,500 रुपये है, 1 साल की फीस 49,500 रुपये है, 2 साल की फीस 72,000 रुपये है और 3 साल की फीस 90,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे NPS 10 कोड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मेरे कोड NPS 10 के थ्रू आप अन अकेडमी को ज्वाइन करते हैं, तो इस फीस में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखें, जो 12 महीने की फीस है वो 49,500 रुपये है। अगर आप हमारे NPS 10 के तहत इस कोर्स को लेते हैं तो ये फीस हो जाएगी 44,450 रुपये। तो इस तरह का एक बड़ी छूट आपको फीस में मिल सकती है। इसी प्रकार यदि आप अन अकेडमी आइकॉनिक कोर्सेस को में ज्वाइन करते हैं, उससे आप जुड़ते हैं, तो ये सुविधाएं और बढ़ जाती हैं। जैसे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर्स जो आपको पर्सनली गाइड करेंगे जिस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे उसके रेफरेंस में, उसके संबंध में। इसी प्रकार डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर की सुविधा आपको उपलब्ध होगी और पर्सनलाइज्ड फीडबैक की सुविधा भी आपको दी जाएगी। अब इस कोर्स की 1 साल की फीस 69,500 रुपये है, 2 साल की फीस 1,07,000 रुपये है और 3 साल की फीस 1,41,000 रुपये है। लेकिन अगर यहाँ आप हमारे NPS 10 कोड का इस्तेमाल करते हैं
तो इस फीस में भी आपको छूट मिलेगी। जैसे अगर आप 1 साल के कोर्स से जुड़ते हैं तो जिसकी फीस है 69,500 रुपये, ये फीस आपकी हो जाएगी 62,550 रुपये। 2 साल का आप कोर्स लेते हैं जिसकी फीस 1,07,000 रुपये है और हमारे NPS 10 कोड का प्रयोग करते हैं, NPS 10 कोड के माध्यम से जुड़ते हैं, तो ये फीस आपकी 96,300 रुपये हो जाएगी। यदि आप 3 साल का कोर्स ज्वाइन करते हैं जिसकी फीस 1,41,000 रुपये, जो बड़ी फीस है, लेकिन अगर आप NPS 10 कोड के तहत जाते हैं तो ये फीस आपकी 1,26,900 रुपये हो जाएगी। तो इन तमाम इस तरह की सुविधाएं अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन इन सुविधाओं का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अनअकैडमी से जुड़ेंगी, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगी। इसी प्रकार यदि आप ऑप्शनल विषय के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें इनकी 1 महीने की फीस है वो 5,000 रुपये निर्धारित की गई है, 6 महीने की फीस 22,500 रुपये है, 1 साल की फीस 27,500 रुपये है, 2 साल की फीस 40,000 रुपये है और 3 साल की फीस 50,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे NPS कोड के तहत जाते हैं तो ये फीस जो है, जो 1 महीने की है वो 45 रुपये हो जाएगी, जो 6 महीने की है वो 20,250 रुपये हो जाएगी, 1 साल की जो है वो 24,750 हो जाएगी, 2 साल की है वो 36,000 रुपये हो जाएगी और 3 साल की फीस जो 50,000 रुपये है वो आपकी 45,000 रुपये हो जाएगी। तो ये तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी यदि आप NPS 10 कोड का इस्तेमाल करते हैं इन किसी कोर्स में, मतलब जुड़ने के लिए या उनमें शामिल होने के लिए। कल हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया थी, संविधान सभा ने किन प्रक्रिया को फॉलो करते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया था, जिसके तहत भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था। तो ये पूरी संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का निर्वाचन, इनके बारे में हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा पिछले लेक्चर पर की थी। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में एक उदाहरणात्मक डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करेंगे कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना जो है वो कहाँ से ली गई, प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया, प्रस्तावना का कंटेंट क्या है, प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, मतलब लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल या इंटेंशन ऑफ प्रीएम्बल, इन पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन प्रस्तावना को जानने से पहले आप ये जानें कि प्रस्तावना है क्या आखिर। संविधान निर्माताओं के द्वारा प्रस्तावना का उल्लेख संविधान में क्यों किया गया और प्रस्तावना को लेके जिन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे उस पर प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता कि नहीं किया सकता, प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, और जो अंतिम बात, जो अंतिम बिंदु जिस आधार पर प्रस्तावना की हम चर्चा करेंगे, प्रस्तावना के महत्व पर प्रकाश डालेंगे, वो ये है कि यदि कार्यपालिका और विधायिका प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों के विरुद्ध जाते हुए मतलब कार्य करते हैं, नीति बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो क्या प्रस्तावना में निहित आदर्शों को इनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। इन सारे बिंदुओं पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम समझें कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था। इसको सामान्य तौर पर अगर हम देखें, इसको समझने की कोशिश करें, तो जब आप कोई पुस्तक खरीदते हैं, कोई बुक खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि बुक का पहला पेज जो होता है, उसके कवर पेज के बाद का जो पेज होता है, उस पर लिखा होता है प्रकथन, प्रीफेस। उस प्रीफेस में, उस प्रकथन में कुछ शब्द लिखे गए होते हैं, चंद शब्द होते हैं, 25, 50, 75, 100, इससे ज्यादा नहीं। एक पेज, आधा पेज, क्वार्टर पेज, इसी में उस प्रकथन को निर्धारित किया गया होता है। उस प्रकथन में
उस पुस्तक के संबंध में आरंभिक जानकारी दी गई होती है कि इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है, इसकी पाठ्य सामग्री क्या है, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है आदि के बारे में एक विवेचन किया गया होता है, एक वर्णन किया गया होता है। मतलब उस पुस्तक के उसी प्रकथन को पढ़कर उस पुस्तक जो 1000 पेज की है, उस 1000 पेज के कंटेंट को हम वही 25, 50 या 75 शब्द पढ़ के एक आकलन कर लेते हैं कि इस पुस्तक की विषय सामग्री क्या है, इस पुस्तक की पाठ्य सामग्री क्या है, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, इस पुस्तक में किन विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है, इस पुस्तक का कंटेंट क्या है। मतलब उस पुस्तक की संक्षिप्त जानकारी उस पुस्तक का प्रकथन हमें प्रोवाइड कर देता, हमें प्रदान कर देता, हमें बता देता है कि इस पुस्तक में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक वही भूमिका किसी देश के संविधान की प्रस्तावना का होता है। प्रस्तावना में कुछ चंद शब्द होते हैं जो अलग अलग देशों की संविधान की प्रस्तावना में उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो चंद शब्द हमें पूरे संविधान के बारे में, पूरे संविधान के द्वारा जो एक राज व्यवस्था स्थापित की गई, एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की गई है, उस राजनीतिक व्यवस्था की एक संक्षिप्त जानकारी, उसकी एक कह लीजिए कि पृष्ठभूमि हमको अवगत करा देती है प्रस्तावना। प्रस्तावना हमको ये बता देती है कि संविधान की विषय वस्तु क्या है, संविधान में किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है, संविधान के द्वारा देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली को स्थापित किया गया है। इन सारी चीजों की एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना प्रस्तावना जो है वो हमको दे देती है। विश्व के सभी देशों के संविधानों के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है जिसमें उस देश की शासन व्यवस्था के मूल आधारों, उसके दर्शन तथा उसके लक्ष्य आदि का उल्लेख किया गया होता है, जिसे पढ़कर उस देश की शासन प्रणाली के उद्देश्य, उसके स्वरूप, उसके कार्य क्षेत्र तथा व्यक्ति एवं राज्य के संबंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रस्तावना जो होती है वो संविधान के द्वारा किसी राज्य में जिस शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है, उस शासन व्यवस्था का आधार क्या है, उस शासन व्यवस्था का कानूनी आधार क्या है, लीगल बेस क्या है, उस संविधान का के द्वारा जिस राजनैतिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, उस राजनैतिक व्यवस्था की आइडियोलॉजी क्या है, उसकी विचारधारा, मतलब उसका दर्शन क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, स्वरूप क्या है, उस राज व्यवस्था का लक्ष्य क्या है, राज व्यवस्था स्थापित जो की गई है, उस राज व्यवस्था को स्थापित करके राज्य प्राप्त क्या करना चाहता है। इन्हीं सारी चीजों का उल्लेख किया होता और इन्हीं सारी चीजों को पढ़कर उस देश की शासन प्रणाली के उद्देश्य, संविधान के द्वारा देश में जिस राज्य प्रणाली की स्थापना की गई है, जिस राज्य व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिस शासन तंत्र की स्थापना की गई है, उस शासन तंत्र का मोटिव्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है और उसका कार्य और क्षेत्र क्या है तथा व्यक्ति और राज्य के बीच कैसा संबंध है। जो व्यवस्था स्थापित की गई है संविधान के द्वारा, ऐसी व्यवस्था में संविधान व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों का क्या निर्धारण करता है, इन सारी चीजों की जानकारी प्रस्तावना के माध्यम से प्राप्त हो जाती, बिना पूरे संविधान को समुचित ढंग से पढ़े, क्योंकि पूरे संविधान का अध्ययन करने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होगी। तो बिना संविधान का अध्ययन किए केवल प्रस्तावना के अध्ययन से संविधान और संविधान के द्वारा देश में जिस राज्य प्रणाली की स्थापना की गई है उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है, हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसी चीज का ज्ञान कराती है संविधान की प्रस्तावना। इसलिए आप कह सकते हैं
कि किसी देश के संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय कराने के साथ साथ उस देश में संविधान के द्वारा जिस राज्य प्रणाली की स्थापना की गई है उसका भी परिचय कराती है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान का हृदय कहा गया है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है प्रियम्बल को। प्रस्तावना किसी संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। उसकी फिलॉसफी क्या है, संविधान के पीछे सोच क्या है, संविधान के पीछे कौन सी विचारधारा और कौन सा मनोविज्ञान काम किया है, इन सब का एक सार रूप है, इन सब की एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है, इन सब का एक शॉर्ट एक्सप्रेशन है प्रियम्बल, जो हमें बताती है कि संविधान को बनाने में किस प्रकार की विचारधारा या किस प्रकार के मनोविज्ञान के तहत, कौन सी साइकोलॉजी के तहत संविधान का निर्माण किया गया है। सबसे पहले अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो दुनिया का पहला देश है जिसने अपने संविधान का निर्माण किया, और संविधान निर्माण करने के साथ ही उसने अपने संविधान की एक प्रस्तावना भी बनाई। एक ऐसी प्रस्तावना जो अमेरिकी संविधान का अध्ययन किए बगैर केवल प्रस्तावना का अध्ययन कर लेने भर से अमेरिकी राज व्यवस्था के संबंध में, अमेरिकी संविधान के संबंध में एक कयास लगाया जा सकता है, एक आकलन किया जा सकता है कि अमेरिका में मतलब किस प्रकार के शासन तंत्र को स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार का दुनिया का पहला संविधान अमेरिका का संविधान है। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने अपने संविधान में मतलब एक प्रस्तावना का उल्लेख किया, एक प्रस्तावना का प्रावधान किया। इसके बाद अमेरिकी संविधान की रचना के बाद जैसे जैसे विभिन्न देशों ने अपने संविधान बनाए, उसमें से बहुत सारे देशों ने प्रस्तावना को महत्वपूर्ण मानकर, प्रस्तावना को के इंपॉर्टेंट को समझते हुए उसे संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान का निर्माण भी अमेरिकी संविधान के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे देशों के संविधान बन जाने के बाद अमेरिका का, भारत का संविधान बनाया जा रहा था एक संविधान निर्मात्री सभा के माध्यम से। तो लिहाजा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष एक मॉडल के रूप में, कह लीजिए कि एक उदाहरण के रूप में बहुत सारे देशों के संविधानों की प्रस्तावना थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा भी संविधान की प्रस्तावना के इंपॉर्टेंस को समझते हुए, उसके महत्व को समझते हुए प्रस्तावना को संविधान में शामिल करने पर सहमति जताई। ये एक अलग बात है कि पूरे संविधान की रचना कर लेने के पश्चात, पूरा संविधान बना लेने के पश्चात संविधान की प्रस्तावना बनाई गई थी। संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख मतलब उसकी रचना की गई थी, लेकिन एक प्रस्तावना बनाई गई। अब इस पर सवाल भी पूछा जाता है कि मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से आई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल और प्रियम्बल मतलब आइडिया ऑफ प्रियम्बल एंड लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ये कहां की संविधान से प्रेरित होकर संविधान निर्माता भारतीय संविधान में शामिल किए। तो अगर ये पूछा जाए कि आइडिया ऑफ प्रियम्बल मतलब संविधान की प्रस्तावना का विचार, तो विचार सबसे पहले किस देश ने संविधान बनाया, संविधान प्रस्तावना को उल्लेख अमेरिका। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका का संविधान में जो अमेरिकी संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था, इसी विचार से प्रेरित होकर भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान किया। तो अगर विचार पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार कि संविधान की एक प्रस्तावना होगी, ये प्रावधान किस देश के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो नो डाउट इसका उत्तर अमेरिकी संविधान होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, देखिए यहां लैंग्वेज का मतलब हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश से नहीं है।
यहां लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल का मतलब है कि इंटेंशन ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल को संविधान में शामिल करने का अभिप्राय क्या था, उसका आशय क्या था, उसका तात्पर्य क्या था, उसका निहितार्थ क्या है, प्रस्तावना को संविधान में शामिल करने का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, क्यों उसे शामिल किया गया, किस उद्देश्य से शामिल किया गया, या प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, प्रस्तावना का कंटेंट क्या है। ये प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया से कि प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या हुई, और इसी को कहा गया है लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया, और एक प्रस्तावना का विचार कि भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना होगी, ये प्रावधान अमेरिकी संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेके एक महत्वपूर्ण मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था 1960 में, जिसका नाम था बेरूबारी बनाम भारत संघ मामला। और इस मामले, हालांकि ये मामला कुछ और विषयों से संबंधित था, लेकिन आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अगर कोई मामला लाया जाता है तो उस मामले से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, जहां भी कोई संविधान का संदिग्ध प्रावधान होता, अस्पष्ट प्रावधान होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस केस के माध्यम से उन सारे प्रावधानों को स्पष्ट करने की कोशिश करता है। बेरूबारी मामला किसी और मामले को लेकर आया था, इस पर चर्चा हम करेंगे आगे, जब हम आपको अनुच्छेद 3 पढ़ा रहे होंगे उस समय हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसी मामले में संविधान की प्रस्तावना पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने विचार करते हुए मतलब ये कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को, संविधान निर्माताओं के मंतव्य को, संविधान निर्माताओं के मतलब साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को स्पष्ट करने वाली की है, स्पष्ट करने वाली एक कुंजी है। ये बेरूबारी मामले में 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये चीज कही थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया वह उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, जिसके बारे में आप जानते ही हैं कि जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के लिए तैयार किए जाने वाले संविधान के मूल सिद्धांतों तथा शासन व्यवस्था की एक रूपरेखा का उल्लेख किया गया था। शासन व्यवस्था की एक रूपरेखा बताई गई थी कि जब हम स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्रता के बाद हम अपने जिस संविधान की रचना करेंगे, उस संविधान के द्वारा जो हमारी एक राज व्यवस्था स्थापित होगी, वो हमारी राज व्यवस्था की रूपरेखा क्या होगी, हमारी राज व्यवस्था किस तरह की होगी, हम किस तरह के शासन तंत्र को स्थापित करेंगे, इन सारी चीजों का उल्लेख किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में, जिसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रकार का घोषणा पत्र था, एक प्रकार का डिक्लेरेशन था, जिसमें यह बताया गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम किस प्रकार के शासन तंत्र को स्थापित करना चाह रहे हैं, हम कैसी शासन प्रणाली को लाना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ राजतंत्र हम ला रहे हैं, हम लोकतंत्र लाएंगे, हमारे यहाँ कुलीन तंत्र होगा या हमारे यहाँ बहुल तंत्र होगा, ये स्पष्ट किया गया था उस घोषणा पत्र में। उस मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में जो एक डिक्लेरेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उसमें इसी चीज का डिक्लेरेशन किया गया था कि स्वतंत्रता के बाद हम किस शासन तंत्र को, हमारा जो मतलब एक गवर्नमेंट सिस्टम होगा वो कैसा होगा, इसी का एक डिक्लेरेशन था, इसी का एक क्लैरिफिकेशन था, इसी का एक स्पष्टीकरण था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष ये मतलब घोषणा पत्र उद्घोषित किया था। मतलब इसमें इस बात को स्पष्ट किया गया था कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या होगा, जब हम स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्रता के बाद हमारा क्या उद्देश्य होगा,
क्योंकि अभी तक तो हम ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे और अपना संविधान बनाएंगे, तो संविधान के माध्यम से हम किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहेंगे, हमारा प्राप्तव्य क्या होगा, हमारा साध्य क्या होगा, हम किस साध्य को लेके चलेंगे, हमें किस रास्ते पर चलना है, इन सारी चीजों का उल्लेख, इन सारी चीजों का वर्णन उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल स्रोत था। अब यहां इस पर देखिए, ये आपका सीधा सवाल भी है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल स्रोत किसे माना जाता है? ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को, उद्देश्य प्रस्ताव को। तो उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य प्रस्ताव ही, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल स्रोत था। और उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि प्रस्तावना एक प्रकार से इसी उद्देश्य प्रस्ताव में ही निहित है। उन्होंने कहा था कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में ही, इसी के कॉन्टेक्स्ट में, इसी के संदर्भ में संविधान की प्रस्तावना की रचना की गई। तो उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना, ये दोनों मिलकर भारतीय संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं, उसे एक कॉन्क्रीट फॉर्म देते हैं। क्योंकि संविधान का जो दर्शन है वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो अमूर्त है, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। लेकिन प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव में जिन चीजों का उल्लेख किया गया है, वो चीजें संविधान के दर्शन को, संविधान की फिलॉसफी को दृश्यमान बनाती हैं। उनको हम परसेप्ट करते हैं, उनका हम प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना, ये दोनों मिलकर मतलब फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्क्रीट फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मूल संविधान की प्रस्तावना में कुल 85 शब्दों का उल्लेख किया गया था। मतलब संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा जिस संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, उसे मूल संविधान कहा जाता है। मूल संविधान से कहने का तात्पर्य है कि संविधान निर्मात्री सभा जिस अवधि को संविधान को पारित किया, उस संविधान में जो जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों को मिला के जो संविधान था, उन प्रावधानों के साथ जो संविधान था, उसे हम मूल संविधान कहते हैं। क्योंकि आगे चलकर समसामयिक जरूरतों के मुताबिक संविधान में तमाम फेरबदल करने पड़े, परिवर्तन करने पड़े, ताकि संविधान को समसामयिक जरूरतों के मुताबिक उसे अद्यतन बनाया जा सके, उसे अपग्रेड किया जा सके। ठीक है ना? भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार जिस समय संविधान निर्मात्री सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, तो उस समय मतलब सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल नीड के तहत संविधान की रचना की गई थी। आगे चलकर हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तंत्र में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। तो अब जो परिवर्तन हुआ इस व्यवस्था में, इस तंत्र में, उस व्यवस्था के तहत, उस परिवर्तन के तहत संविधान में भी परिवर्तन करने का प्रावधान संविधान में किया गया, और इसी के लेके संविधान में संशोधन होते रहे। प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किए गए: सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता रूपी 3 शब्दों का संविधान की प्रस्तावना में मतलब इंसर्ट किया गया, उनका समावेश किया गया। लिहाजा प्रस्तावना जो है वो मूल संविधान की प्रस्तावना की तुलना में थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव हो गई, विस्तृत हो गई। संपूर्ण प्रस्तावना को एक सेंटेंस माना जाता है, पूरी प्रस्तावना को एक वाक्य के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए, इन तीनों शब्दों को लेके भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो वर्तमान स्वरूप है, उसे प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस संविधान सभा के द्वारा आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही 85 और 88 शब्द हैं जिनको जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप तय करते हैं, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिनका उल्लेख किया गया है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर 3 प्रश्न वो संविधान के बारे में मन मस्तिष्क में उभर कर आते हैं। जैसे पहला प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की रचना किसके द्वारा की गई? संविधान के बारे में पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना किसके द्वारा की गई? भारतीय संविधान को किसने बनाया? दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना करने का उद्देश्य क्या था? किस लिए संविधान बनाया गया? और तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना कब की गई? मतलब भारतीय संविधान की ऐतिहासिकता क्या है, उसे कब बनाया गया, उसका कब निर्माण किया गया? और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। जैसे हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली पंक्ति पढ़ते हैं और उस पहली पंक्ति को हम अंतिम पंक्ति के साथ संबद्ध करके देखते हैं, उससे जोड़ करके देखते हैं, हमको पहले प्रश्न का उत्तर मिलता है कि भारतीय संविधान की रचना किसने की। जैसे हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, और प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति से जोड़ते हैं, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, हमको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि भारतीय संविधान की रचना भारत की जनता के द्वारा किया गया है। क्योंकि प्रस्तावना की पहली और अंतिम पंक्ति इस बात का डिक्लेरेशन कर रही है, इस बात की घोषणा कर रही है कि इस संविधान को हमने खुद बनाया है। वी द पीपल, मतलब भारत की संपूर्ण जनता जो है, इस बात की घोषणा कर रही है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, अंगीकृत का मतलब अंग अंग से स्वीकार करते हैं, अधिनियमित का मतलब है श्रेष्ठ कानून के रूप में हम ही इसको बना रहे हैं, और आत्मार्पित का मतलब है हम अपनी आत्मा को अर्पित कर देते हैं, मतलब हम इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि हम संविधान रूपी सर्वोच्च विधि के तहत ही अपनी गतिविधियों का, अपने आचरण का संपादन करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली पंक्ति हमको संविधान के बारे में उत्तर देती है कि संविधान को किसने बनाया? भारतीय जनता ने बनाया। इसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्ति इस बात का उत्तर देती है कि भाई संविधान बनाया किस लिए गया, संविधान की रचना किस लिए की गई, संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था, संविधान बनाने का लक्ष्य क्या था। तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्ति प्रस्तावना की इस प्रश्न का उत्तर देती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता को सुनिश्चित करने के लिए। मतलब हमारे संविधान की रचना किस लिए की गई, उसका क्या उद्देश्य था
न्याय की स्थापना के लिए। न्याय में क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल सके। कहने का मतलब था, स्वतंत्रता का आशय था कि किसी भी व्यक्ति को अधिकतम उतनी स्वतंत्रता दी जा सकती है जितनी स्वतंत्रता बाकी लोगों को भी दी जा सके। तो स्वतंत्रता की स्थापना के लिए, वो भी कौन स्वतंत्रता? विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता की स्थापना के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता, विचार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की स्थापना के लिए। और बड़ा लक्ष्य कि संविधान की रचना क्यों की गई? संविधान के माध्यम से क्या प्राप्त करना है? देश की एकता और अखंडता को प्राप्त करना है। एकता का मतलब है, एकता शब्द को तो मूल संविधान की प्रस्तावना में ही समाहित किया गया था, लेकिन अखंडता शब्द को आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। यह हमारी राज्य व्यवस्था का बड़ा लक्ष्य संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया। यहां इंटेग्रिटी का मतलब होता है, एकता का मतलब होता है कि भारत जो है वो जो भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। उत्तरांचल है, पश्चिमांचल है, पूर्वांचल है, उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बुंदेलखंड है। ये हमारे भौगोलिक क्षेत्र हैं, ये हमारे विविध, हमारी टेरिटरी हैं। तो ये हमारे भौगोलिक क्षेत्र हमेशा आपस में मिले रहें। कहने का मतलब है कि भारतीय संघ की 1 इंच भूमि भी भारत से अलग न होने पाए। ये हमारी इंटेग्रिटी है, ये लक्ष्य रखा गया। भारत जो है भौगोलिक रूप से एक बना रहे, एकीकृत बना रहे। इसका मतलब इंटेग्रिटी का मतलब होता है टेरिटोरियल यूनिटी, भूभागी एकता, इंटेग्रिटी। यह लक्ष्य रखा गया प्रस्तावना में। और इसका मतलब है कि संविधान का लक्ष्य क्या है कि हमारा जो भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र है वो मतलब आने वाली सरकारों का दायित्व तो है उनकी सुरक्षा, उनकी संरक्षा करें, वो हमसे निकलने न पाए, वो हमसे जाने न पाए। इसे भारतीय संविधान में बाद में क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि अतीत में बहुत सारे राज्यों के द्वारा अलग स्वतंत्र संप्रभु देश बनने की मांग की जा रही थी। खालिस्तान, इस तरह के तमाम मांगे उठ रही थी। इसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, इसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए संविधान निर्माताओं आगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंटेग्रिटी शब्द को अखंडता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखना पड़ा, ताकि जिन राज्यों के द्वारा भारत से अलग होने की मांग उठाई जा रही है, इसे संविधान विरुद्ध कृत्य मानते हुए उनके विरुद्ध संविधान के उल्लंघन की मात्रा में कार्यवाही की जा सके। उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का एक संवैधानिक आधार मिल सके, एक संवैधानिक आधार बन सके। इसीलिए इंटेग्रिटी शब्द को अखंडता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। तो ये हमारा लक्ष्य है। एकता, हमारा एकता लक्ष्य रखा गया संविधान का। तो संविधान की रचना क्यों की गई? एकता की स्थापना के लिए। अखंडता, एकता का मतलब भारत के इन भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जो भिन्न भिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति और नस्ल के लोग रह रहे हैं, ये सभी लोग इन अपनी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ आपस में मिलजुल कर रहे हैं। चाहे उनमें नस्ली भेद हो, उनमें जातीय भेद हो, उनमें सांस्कृतिक भेद हो, उनमें भाषाई भेद हो, उनमें धार्मिक भेद हो, उनमें क्षेत्रीय भेद हो, ये मुमकिन है। लेकिन उसके बाद भी, इन भेद के बाद भी वो आपस में मिलजुल कर रह सकें, ये हमारी एकता होगी। इसी एकता और अखंडता की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। इसी एकता और अखंडता को बनाए रखने का दायित्व दिया गया संविधान को। इसलिए संविधान की रचना की गई और इस चीज से अवगत कराती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी एंड ह्यूमन डिग्निटी को बनाए रखने के लिए। बंधुत्व कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को अपना भाई मान ले।
जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का सम्मान करेगा तो उसमें फीलिंग आएगी कि हम भाई भाई जैसे हैं, और जैसे ही फीलिंग आएगी कि हम भाई भाई जैसे हैं, पूरा देश जो है वो एकता के सूत्र में आबद्ध हो जाएगा, एकता के सूत्र में बंध जाएगा। मतलब हमारा लक्ष्य क्या? एकता के स्थापित करना। एकता को साधने के लिए बंधुत्व के आदर्श को रखा गया कि भाई भाई की फीलिंग लाई जाए, वी की फीलिंग लाई जाए, हम एक हैं, ये लक्ष्य है। इसलिए जो है संविधान की रचना की गई, और इसकी सूचना देती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तीसरा जो सवाल था, संविधान की रचना कब की गई, इसका उत्तर भी प्रस्तावना हमें प्रदान करती है। संविधान की प्रस्तावना इस बात की सूचना देती है, इस बात का संदेश देती है, इस बात का इंफॉर्मेशन हमको देती है कि इस संविधान को 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ये कौन बता रहा? प्रस्तावना बता रही है। इसका मतलब प्रस्तावना ये बता रही है कि संविधान की रचना कब की गई। प्रस्तावना इस बात को क्लियर कर रही है कि भारतीय संविधान की रचना 26 नवंबर 1949 को की गई। आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 की तिथि को हम संविधान के अंगीकृत तिथि के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी तिथि को संविधान सभा के 284 सदस्यों की उपस्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान पर अंतिम रूप से सिग्नेचर किया गया, संविधान को अंतिम रूप से एडॉप्ट किया गया, संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया कि ये हमारा संविधान होगा, और इसी संविधान, इसी श्रेष्ठ कानून के माध्यम से अब हम अपने देश की शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे। 26 नवंबर 1949, ये हमको कौन बता रहा है? प्रस्तावना हमको बता रही है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के संबंध में जो 3 मौलिक प्रश्न उभर कर आते हैं कि संविधान की रचना किसने की, संविधान की रचना क्यों की गई, संविधान की रचना कब की गई। तो संविधान की रचना किसने की? भारतीय जनता ने की। संविधान की रचना क्यों की गई? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा तथा बंधुत्व की स्थापना के लिए, इसलिए संविधान की रचना की गई, और इस सारी चीजों की सूचना हमको संविधान की प्रस्तावना दे रही है। कब की गई? 26 नवंबर 1949। हिंदी मास के तहत देखें आप तो उसको मतलब मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को की गई। तो ये हमको संविधान की ऐतिहासिकता से अवगत कराती है संविधान की प्रस्तावना। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझने के लिए उसका अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहला बिंदु होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझने के लिए कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तावना जो है वो कुल दिखावे की वस्तु नहीं है, और न ही प्रस्तावना राजनीतिक आदर्शों की औपचारिक घोषणा मात्र है। कोई औपचारिकता नहीं है प्रस्तावना संविधान की, बल्कि उससे एक निश्चित प्रयोजन सिद्ध होता है, उससे एक इंटेंशन की प्राप्ति होती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, मतलब व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल, उसका महत्व क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। तो पहली बात जिसके बारे में हम प्रस्तावना को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, किन उपयोगिताओं को लेकर, किस महत्ता को लेकर प्रस्तावना की रचना की गई, प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया गया। दूसरे जिस बिंदु पर प्रस्तावना को समझने का प्रयास करेंगे वह प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, इस पर बहुत विवाद हुआ है। न्यायपालिका का दृष्टिकोण इस प्रश्न पर कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है वो बदलता रहा है। बेरोजगारी मामले में उसने क्या कहा?
सज्जन सिंह मामले में उसने क्या कहा, गोलकनाथ मामले में उसका क्या एटीट्यूड रहा प्रस्तावना को लेकर, गोलकनाथ मामले में क्या रहा, और केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में उसका अपना क्या विचार था। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं, इस पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे और इस माध्यम से हम प्रस्तावना को समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? इज प्रियम्बल अमेंडेड थ्रू द प्रोसीजर ऑफ आर्टिकल 368? क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जा सकता है? हम देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बात पर काफी विवाद रहा है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कहां तक है, वो कहां कहां संशोधन कर सकती है, और उसकी संशोधन की शक्ति पर मर्यादा क्या है, उसकी संशोधन शक्ति पर नियंत्रण क्या है, उसकी संशोधन की शक्ति पर लिमिट क्या है, सीमाएं क्या है, और अगर वो सीमाएं हैं, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर सीमाएं हैं, तो क्या वो सीमाएं प्रस्तावना के संबंध में भी लागू होती हैं कि नहीं होती हैं? लागू होती हैं तो क्यों लागू होती हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे कि मतलब उसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है क्यों हो सकता, नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो चौथा बिंदु है जिसके माध्यम से हम प्रस्तावना की महत्ता को समझने का प्रयास करेंगे, प्रस्तावना को हम समझने का प्रयास करेंगे, वो ये है कि यदि विधानमंडल तथा कार्यपालिका की नीतियां संविधान में उल्लिखित विचारों के अनुरूप न हो, कहने का मतलब है कि विधानमंडल और कार्यपालिका जो कानून या नीति बना रहे हैं, वो नीतियां, वो विचार प्रस्तावना में उल्लिखित विचारों के विरुद्ध हों, प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों और सिद्धांतों के विरुद्ध हों, तो क्या प्रस्तावना में निहित विचारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है? क्या प्रस्तावना में निहित विचारों को विधानमंडल या कार्यपालिका की नीतियों पर प्रायोरिटी दी जा सकती है, उसे वरीयता प्रदान की जा सकती है? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात कि भाई प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सिर्फ दिखावे की वस्तु नहीं है, और न ही यह संविधान द्वारा स्वीकृत राजनीतिक आदर्शों का घोषणा मात्र, बल्कि इससे कई महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इससे एक उद्देश्य सिद्ध होता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमको क्या सिखाती है, हमको क्या बताती है संविधान के बारे में, ये तमाम प्रयोजन उससे सिद्ध होते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उपयोगिता का मतलब अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे, जैसे सत्ता की स्रोत का परिचय। प्रस्तावना जो है, हमको प्रस्तावना की उपयोगिता इस बात में है कि प्रस्तावना हमको बताती है कि भारत में शक्ति का स्रोत क्या है, भारत में शक्ति अंतिम रूप से कहां पर निहित है। यह पहली उपयोगिता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। इसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना की दूसरी उपयोगिता है कि प्रस्तावना हमको यह बताती है कि भारत राज्य और सरकार का स्वरूप क्या है, उसका परिचय हमको कराती हो। और इस चीज का परिचय कराने के लिए प्रस्तावना में 5 शब्दों का प्रयोग किया गया, जिनका जिक्र करेंगे, जिसका हम व्याख्या भी करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, टोटल सॉवरेन स्टेट, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेकुलर, डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक, रिपब्लिक गणतंत्रात्मक, इन 5 शब्दों का समावेश भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया। और यही 5 शब्द भारत राज्य और सरकार के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। यही उसकी नेचर को, यही उसकी प्रकृति की विवेचना करते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम जानते हैं कि भारत राज्य का स्वरूप क्या है, सरकार का स्वरूप, उसका नेचर, उसकी प्रकृति क्या है, इन्हीं 5 शब्दों के माध्यम से। तो प्रस्तावना की जो दूसरी उपयोगिता थी कि प्रस्तावना राज्य और सरकार के स्वरूप का परिचय कराती है।
तीसरी उपयोगिता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, शासन व्यवस्था का लक्ष्य क्या है। संविधान के द्वारा जिस शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा, उस शासन व्यवस्था के माध्यम से क्या प्राप्त करना है। तो मैंने चर्चा किया, क्या प्राप्त करना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता, बंधुत्व की भावना, ये सब हमें प्राप्त करना है। और इन सब की सूचना संविधान पढ़ने से पहले, राज व्यवस्था का अवलोकन करने से पहले, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित वही चंद शब्द इन सारी सूचनाओं की जानकारी हमको दे देते हैं। तो ये संविधान की प्रस्तावना की बड़ी उपयोगिता, शासन व्यवस्था का लक्ष्य क्या है। अगली उपयोगिता भारतीय संविधान की प्रस्तावना कि संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए उपयोगी है। अगर कहीं संविधान का कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं है, असंदिग्ध है, तो उसे स्पष्ट करने, उसे असंदिग्ध बनाने में न्यायपालिका प्रस्तावना की मदद ले सकती है। मतलब प्रस्तावना की एक बड़ी उपयोगिता इस बात में है कि वो संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। और प्रस्तावना की जो अंतिम उपयोगिता है, जिसे कहा ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोगी, प्रस्तावना इस बात के लिए उपयोगी है, प्रस्तावना का उपयोग हमारे लिए इस बात के लिए है कि प्रस्तावना हमें इस बात से अवगत कराती है कि भारतीय संविधान की रचना कब की गई। तो पहले पर अगर हम चर्चा करें, सत्ता के स्रोत का परिचय, प्रस्तावना जो है वो इस बात से अवगत कराती है कि भारत में शक्ति किसके पास है, सत्ता किसके पास है, ताकत का सोर्सेस क्या है, जिसके माध्यम से शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, शासन व्यवस्था चलाने की अंतिम पावर किसके पास है, इस बात से अवगत कराती है प्रस्तावना। तो सत्ता के स्रोत के रूप में, संविधान के स्रोत के रूप में, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से आरंभ होती है, जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यह शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया इस तथ्य को स्पष्ट करता है, इस फैक्ट को क्लियर करता है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और पॉलिटिकल पावर फाइनली भारत की जनता में निहित है। राजनीतिक शक्ति अंतिम रूप से भारत की जनता में ही निहित है, जिसका प्रयोग करते हुए जनता ने स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी के अधीन रहते हुए, बिना किसी के कंट्रोल में रहते हुए संविधान का निर्माण किया है और अपने मन पसंद की शासन व्यवस्था को स्थापित किया, जैसा वो चाह रही है। जनता जैसा जिस शासन व्यवस्था को पसंद करती है, उस शासन व्यवस्था की वो स्थापना कर रही है, इस बात से अवगत कराती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतिम भाग में इसी तथ्य की पुष्टि की गई है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली पंक्ति को अंतिम पंक्ति से जोड़कर पढ़ते हैं, अंतिम पंक्ति से संबद्ध करके, उससे एसोसिएट करके पढ़ते हैं, तो सत्ता का क्या स्रोत होगा, इसकी कंप्लीट जानकारी प्रस्तावना के द्वारा हमको प्राप्त हो जाती है। तो अंतिम भाग में भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इससे इस तथ्य का बोध होता है कि भारत का संविधान किसी विदेशी शक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी वर्ग विशेष के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के द्वारा
भारतीयों पर आरोपित नहीं किया गया है, बल्कि संपूर्ण भारतीय जनता ने अपने निजी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, अपने व्यक्तिगत समझ के द्वारा इस संविधान को स्वयं बनाया है, स्वयं स्वीकार किया है और स्वयं को दिया है, अर्थात अपने ऊपर लागू किया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में जनता शासक भी है और जनता शासित भी है। शासक कैसे है? क्योंकि जिस संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से, जिस लीगल सिस्टम के माध्यम से व्यवस्था चलाई जाएगी, उस लीगल सिस्टम को स्थापित कौन कर रहा है? जनता कर रही है। उस लीगल सिस्टम को स्थापित करने की व्यवस्था कौन बना रही है? संविधान के रूप में जनता बना रही है। जनता स्वयं संविधान की रचना कर रही है, वो शासक हो गई। और शासित कैसे है? उस लीगल सिस्टम के अधीन कार्य करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त कर रही है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अपनी आत्मा पर, आत्मा में अर्पित कर लेते हैं। मतलब अपने अंतर मन से, अपने कॉन्शियस से, अपने अंतः प्रज्ञा से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम इस संविधान के प्रावधानों के तहत ही अपनी निजी और सार्वजनिक गतिविधियों का संपादन करेंगे। हम संविधान में बताए गए सिद्धांतों के तहत, हम संवैधानिक कानूनों के तहत, हम संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश हित में काम करेंगे। इसलिए जनता शासक भी है और शासित भी है। शासक इसलिए को संविधान को खुद बना रही है, जिस संविधान के माध्यम से लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा, लोगों की व्यक्तिगत शक्ति को सीमित की जा रही है, जनता खुद बना रही है, शासक है। और उस सारे नियंत्रण को स्वीकार कर ले रही है जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए, हमारे ऊपर भी लागू हुआ। भारत की जनता जो है, भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति जो संविधान बना रहा है, वो इस बात के प्रति भी अपनी स्वीकारोक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, उसे प्रदर्शित कर रहा है कि संविधान के द्वारा जो भी रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उसको हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, उसके अनुसार ही अपनी गतिविधियों का हम संपादन करेंगे। तो शासित भी हुई, मतलब संविधान की अधीनता स्वीकार की, संविधान का निर्माण की, शासक है। उस संविधान की अधीनता स्वीकार की, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन की, उसे प्रदर्शित की, उसे व्यक्त की, शासित हुए वही। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की जो पहली उपयोगिता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो पहली उपयोगिता है, प्रस्तावना हमें इस तथ्य से अवगत कराती है कि भाई भारत में शक्ति का स्रोत क्या है, भारत में शक्ति अंतिम रूप से कहां पर है, ये हमें प्रस्तावना बताती है। इस चीज से हमको प्रस्तावना अवगत कराती है कि भारत में शक्ति जो है वो अंतिम रूप से एक एक व्यक्ति में निहित है, सारे व्यक्तियों में निहित है, जनता में निहित है। और जनता ही इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने मन से, अपनी इच्छा से संविधान की रचना की है और उस संविधान के द्वारा अपने मन पसंद की, अपने मनोनुकूल शासन व्यवस्था की स्थापना की है। तो ये प्रस्तावना की पहली उपयोगिता जो हमको शक्ति कहां है इस बात से ज्ञान कराती है, इस बात से अवगत कराती है। इसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो दूसरी उपयोगिता है, राज्य और सरकार का स्वरूप क्या होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, इस चीज का परिचय कराती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और यह परिचय कराना उसकी उपयोगिता है, यही उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है कि प्रस्तावना हमको बताती है कि भारत राज्य कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, उसी कार्य करने की पद्धति क्या होगी, उसी कार्य करने की प्रणाली क्या होगी, ये सारी चीजें हमें प्रस्तावना बताती है। तो प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है और इस प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था को, मतलब इंडियन पॉलिटी के नेचर को क्लियर करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है।
जिसका एक अर्थ है, जिसका एक निहितार्थ है, जिसका एक उद्देश्य है। और उसमें पहला शब्द है कि टोटल सॉवरेन स्टेट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये बताती है कि भारतीय राज्य का जो नेचर है वो टोटल सॉवरेन स्टेट का है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। एक ऐसा राज्य जो दबाव में काम करने वाला राज्य नहीं है, एक ऐसा राज्य जो किसी के नियंत्रण में काम करने वाला राज्य नहीं है, एक ऐसा राज्य जिस पर किसी विदेशी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और विदेश संबंधी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत रखता है, शक्ति रखता है। भारत अपने आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों के संबंध में कोई भी निर्णय लेते समय किसी विदेशी सत्ता के नियंत्रण में आकर वो निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं होगा, बल्कि भारत पूरी तरह से इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह अपने हितों के अनुरूप अपने बारे में निर्णय करने की ताकत रखता है। इसका तात्पर्य है कि भारत पर आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं है। किसी भी विदेशी शक्ति को भारत की गृह नीति अथवा भारत के विदेश नीति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने तौर तरीके से, भारत जो है वो अपने तौर तरीके से, अपने लीगल सिस्टम के तहत अपनी जो है वो होम पॉलिसी को डिसाइड करेगा, अपने फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करने की ताकत भारत में है। किसी के नियंत्रण में आके भारत ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए कहा गया कि भारत की गृह नीति जो है, भारत की जो विदेश नीति है, उसमें किसी विदेशी सत्ता को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है और वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब हमारे जो वैदेशिक संबंध हैं, जो हमारे विदेशी संबंध हैं, हमारे जो अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, जिसके तहत हमारे राजनीतिक संबंध हैं, हमारे सामाजिक संबंध हैं, हमारे वैज्ञानिक संबंध हैं, हमारे सामरिक संबंध हैं, तो ये जो तमाम हमारे जो कूटनीतिक संबंध हैं, हमारे जो डिफेंस से, रक्षा से संबंधित संबंध हैं, इन संबंधों को लेके जो भी संधि या समझौते हम करेंगे, वो समझौता करते समय हम किसी की बाध्यता को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत किसी की बाध्यता में आके कोई संधि समझौता नहीं करेगा, अपनी शर्तों पर करेगा, अपने हितों के अनुरूप करेगा। और इससे यह सिद्ध होता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत एक टोटल सॉवरेन स्टेट है। यहां टोटल सॉवरेन का मतलब होता है कि संप्रभुता के जो दो आयाम हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक संप्रभुता का प्रतिपादन जीन बोधा के द्वारा किया गया था, जो फ्रांसीसी दार्शनिक था, फ्रांसीसी राजनीतिक था। और बाह्य संप्रभुता का प्रतिपादन हॉलैंड का एक विचारक ह्यूगो ग्रोशियस, उसने बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। बोधा ने बताया था कि आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि एक राज्य की सीमा रेखा के भीतर जो कुछ निर्णय लिए जाने हैं, उस निर्णय को लेने की स्वतंत्र पावर राज्य में होगी, स्टेट में होगी, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होगी, कुछ लोगों में नहीं होगी, किसी के दबाव में आके राज्य निर्णय नहीं करेगा। भारत राज्य के सीमा रेखा के भीतर जो कुछ निर्णय लिया जाएगा, वो निर्णय लेने की ताकत भारत राज्य में है, और ये भारत की आंतरिक संप्रभुता है। इसी प्रकार भारत की सीमा रेखा के बाहर जो हमारे वैदेशिक संबंध हैं, जो हमारे फॉरेन अफेयर से रिलेटेड रिलेशंस हैं, उनके बारे में निर्णय करने की शक्ति हमारी बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता का मतलब हो आता है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में
के साथ हमारे जो संबंध होंगे, उन संबंधों को चलाने या न चलाने की पावर हम में होगी। हम आपसे कैसा संबंध रखेंगे, ये डिसाइड करने की पावर हम में होगी, आपके तहत नहीं कि आप हमसे संबंध रखिए, आप हमसे संबंध रखने के लिए बाध्य हैं। हम स्वतः अगर आपसे संबंध रखना चाहेंगे तो संबंध रखेंगे, नहीं रखना चाहेंगे तो इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, इसके लिए हम संप्रभु हैं। तो ये जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो दूसरा मतलब उपयोगिता था कि राज्य और सरकार का स्वरूप। तो राज्य और सरकार के स्वरूप तय करने के लिए जो संविधान की प्रस्तावना में पहला शब्द, 5 शब्दों में जो पहला शब्द है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो ये भारत सरकार के, भारत राज्य के स्वरूप को तय करता है कि भारत हर मामले में स्वतंत्र और स्वायत्त है, उसकी संप्रभुता पर कोई आंच नहीं है। हालांकि भारत द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता लिए जाने पर इस पर यह सवाल किया गया था कि सचमुच में भारत संप्रभु है भी कि नहीं, और कुछ लोगों द्वारा इसकी आलोचना की गई, क्योंकि जिस प्रकार से आयरलैंड रिपब्लिक एक्ट 1948 नामक कानून पारित करके राष्ट्रमंडल से अपने सारे संबंध विच्छेद कर लिए थे, वैसा भारत ने नहीं किया था। इसी प्रकार पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन बना रहा, कि 1956 तक पाकिस्तान का राजाध्यक्ष ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी या वहां का क्राउन ही बना रहा। भारत ने वैसा नहीं किया। भारत ने संविधान लागू होने के साथ ही स्वयं को गणतंत्र घोषित किया और इस बात को स्पष्ट किया कि भारत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा नहीं रखता है। ये संविधान लागू होने के साथ ही भारत ने स्पष्ट किया था। भारत संविधान लागू होने के साथ ही स्पष्ट किया कि भारत एक गणतंत्र बन रहा है। भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होगा एक निश्चित अवधि के लिए, जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखेगा। यह हमारी संप्रभुता है। अप्रैल 1949 में लंदन में जो प्रधानमंत्रियों के एक सम्मेलन बुलाया गया था, राष्ट्रमंडल देशों के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था, इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को क्लियर करते हुए, इस बात को स्पष्ट करते हुए यह घोषणा उन्होंने किया था कि भारत एक संप्रभु राज्य बन जाने के बाद भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा, क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल को केवल स्वाधीन राष्ट्रों का एक स्वतंत्र संगठन के तौर पर स्वीकार करता है। और अगर राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष ब्रिटेन का सम्राट है तो भारत ब्रिटेन के सम्राट को राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष केवल प्रतीकात्मक रूप से स्वीकार करता है, केवल सांकेतिक रूप से स्वीकार करता है, केवल सिंबॉलिकली स्वीकार करता है। अगर ब्रिटिश राजाध्यक्ष भारत आता है तो उसे भारतीय राष्ट्रपति की तुलना में, जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, उसे भारतीय राष्ट्रपति की तुलना में अलग से कोई प्रायोरिटी, कोई वरीयता, कोई महत्ता नहीं दी जाएगी। वो हमारे राष्ट्रपति के समकक्ष ही होगा। इसलिए हम संप्रभु हैं। उन्होंने क्लैरिफाई किया था, स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश राजाध्यक्ष को भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये क्लियर किया था जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में, जो लंदन में राष्ट्रमंडल देशों के प्रधानमंत्रियों के एक सम्मेलन बुलाया गया था। उस सम्मेलन में इस बात को स्पष्ट किया था कि जो भारत की संप्रभुता के लेकर सवाल उठ रहे थे, भारत की संप्रभुता को लेके जो प्रश्न उठाए जा रहे थे, चूंकि वो राष्ट्रमंडल की सत्ता को स्वीकार किया था इस बात को लेके कि राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष तो ब्रिटिश सम्राट होता है और भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बन रहा है, तो भारत संप्रभु है भी कि नहीं है। तो उन्होंने इसको किया था कि भाई ठीक है, ब्रिटिश राजाध्यक्ष राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष है, लेकिन हम उसको केवल प्रतीकात्मक रूप से स्वीकार करते हैं, हम उसको केवल सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिकली स्वीकार करते हैं, उसका वास्तविक अर्थ हमारे लिए नहीं है।
उसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ आएगा तो उसे भारत के राष्ट्रपति की तुलना में कहीं कोई प्रायोरिटी भी नहीं दी जाएगी। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। आज हम यहीं पर रोकते हैं। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आप अनअकैडमी से जुड़ सकें और इसी तरह के लेक्चर्स सारे विषयों में, संविधान, राज्य व्यवस्था, IR, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस के साथ साथ अन्य सारे विषयों में आप जो है इस तरह के लेक्चर प्राप्त करते रहें और अपने सिविल सर्विसेज के ड्रीम टारगेट को अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।